नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर एक कहता है स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता। दूसरा कहता है स्वच्छता ही सेवा एक संकल्प। तीसरा कहता है स्वच्छ भारत हरित भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर एक जो है वो उसका थीम है। ये आप याद रखिएगा कि विषय क्या है। तो थीम है स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। याद रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 के बीच रन किया जाएगा, और इसका जो थीम है वो आपको है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। याद रखिएगा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। द कैंपेन एम टू रेज अवेयरनेस, ये आपको अवेयरनेस फैलाएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, ताकि जो स्वच्छता कैंपेन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये आपको लार्ज स्केल सफाई अभियान पर फोकस करेगा। जो चैलेंजेज हैं, वेस्ट एरिया जो हैं, जो जिसमें जहाँ ज़्यादा गंदगी है उसको साफ करने पर ये ज़्यादा फोकस होगा। It also acknowledged the honor the contribution of sanitation workers। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदार समारोह में शामिल हुआ। जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी ली गई, और ये आयोजित हुआ आपको सफाई मित्र सम्मेलन जो है उज्जैन में आयोजित हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। 19 सितंबर 2024 को उज्जैन में आयोजित हुआ सफाई मित्र सम्मेलन। इस सफाई मित्र सम्मेलन जो था वो आपको इस कैंपेन का पार्ट था, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। तो याद रखिएगा, सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन में आयोजित हुआ, और ये आपको स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन है उसका पार्ट था। इसका थीम था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अगला प्रश्न है, रिसेंटली जफर हसन वाज जफर हसन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर एक कतर, दूसरा जॉर्डन, तीसरा इराक और चौथा ईरान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जॉर्डन आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला द्वितीय, उनके द्वारा जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिन्होंने बिसर खसवाने को रिप्लेस किया है। यानी कि इसके पहले जो थे बिसर खसवाने जो थे वो आपको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। और हसन जो है ये आपको फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठाया गया है, और इनका जो ज़्यादा फोकस होगा वो आपको जो युद्ध हो रहा है फ़लस्तीन में उसके इम्पैक्ट को, इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, गाज़ा वार के इम्पैक्ट को कम करना। हसन जो है वो आपको एड्रेस द डिक्लाइन इन टूरिज्म, जो वहाँ पे टूरिज्म की जो कमी हो रही है, टूरिज्म में जो कमी हो रही है उसको उसके चैलेंजेस को जो है वो हसन के द्वारा देखा जाएगा। जो जॉर्डन है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका मेजर पोर्शन जो है वो टूरिज्म पे निर्भर है। जॉर्डन का जो लोकेशन है वो आपको मिडिल ईस्ट में है, और एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। इसकी जो बाउंड्री है सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, इजराइल और वेस्ट बैंक ऑफ फ़लस्तीन से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा, वेस्ट बैंक ऑफ फ़लस्तीन से सटा हुआ है। तो हसन जो है वो जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर वेनस ऑर्बिटर मिशन।
VON यानी कि वेनस ऑर्बिटर मिशन। तो भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वेनस ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय राशि का परिव्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1236 करोड़ रुपए इसका टोटल आउटले है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के लिए भारत सरकार ने ऑर्बिटर मिशन की स्वीकृति दी है, जिसके लिए 1236 करोड़ रुपया अलॉट किए गए हैं। यूनिट कैबिनेट जो है वो उसने अप्रूव कर दिया है वेनस ऑर्बिटर मिशन को, जो कि आपको शुक्र ग्रह पर जाके स्टडी करेगा। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो शुक्र ग्रह के सरफेस और सब सरफेस के जो रहस्य हैं उनको पहचानना, उनके बारे में जानना, वहाँ के वातावरण, वहाँ पे जीवन की परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि नहीं उसको समझना, अंडरस्टैंड द सन इन्फ्लुएंस ऑन इट, और ये आपको वेनस के पृथ्वी के समान क्यों है वेनस, इसके रहस्य का उद्घाटन भी करेगा। इसके द्वारा पता लगाया जाए कि आखिर पृथ्वी के समान क्यों ये ग्रह है या बिकम अनइनहेबिटेबल, या तो वहाँ पे जो जीवन है वो क्यों नहीं है। द मिशन विल एड्रेस की साइंटिफिक क्वेश्चन एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एवोल्यूशन ऑफ बोथ वेनस एंड अर्थ। तो जो शुक्र और पृथ्वी जो है उसके बीच में जो भी समानताएं हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसरो के द्वारा इस स्पेस लॉन्च स्पेस को जो है लॉन्च किया जाएगा, और जो इसरो के द्वारा जो है मार्च 2028 में इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। और इसमें आपको टोटल खर्च जो है वो 1236 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, जिसमें से 824 करोड़ रुपया तो सिर्फ आपको स्पेस क्राफ्ट और उसके रिलेटेड आइटम्स के लिए अलॉट किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होस्टेड द इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024? हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। दूसरा कहता है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चौथा है आपको गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कार्यक्रम की मेजबानी किसने की? वर्ल्ड फूड इंडिया, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसकी मेजबानी जो है वो आपको कृषि फूड मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है 19 से 22 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। द इवेंट वाज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें आपको 90 देशों के 26 भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरी में भाग लिया था। 17 सेंट्रल मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी। इसमें आपको इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी इन फूड प्रोसेसिंग एंड हाईलाइट द इंडिया ग्रोथ रोल इन द ग्लोबल फूड मार्केट को हाईलाइट किया गया था। तो इसमें ये मल्टी मिनिस्ट्रियल इवेंट था, जिसमें बहुत 18 केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को कितना और मजबूत किया जाए, इसके संदर्भ में इस सम्मेलन में जो इंडिया था उसमें बात की गई। अगला प्रश्न है, पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य से में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है उड़ीसा। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा आंध्र प्रदेश। चौथा है आपको दूसरा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है, और ये आपको ओवर क्राउडेड का शिकार अभी हो गया है। ओवर पॉपुलेशन ऑफ द स्पॉटेड डियर, यहाँ डियर की संख्या जो है वो आपको ज़्यादा हो गई है, जिससे आपको इनको रीलोकेट करने के लिए, इकोसिस्टम स्टोर करने के लिए इनको रीलोकेट करने का विकल्प तलाशा जा रहा है। और ये स्पॉटेड डियर जो हैं वो आपको चीतल के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये आपको कॉमन स्पीसीज हैं जो भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। इनका जो नाम है एक्सिस है, साइंटिफिक नाम एक्सिस है। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। ये आपको एशिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और स्मॉल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। तो इन देशों में इनकी उपस्थिति ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम
बड़े क्वेश्चन के। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, द अवार्ड इज गिवन ओनली टू सिटीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यह पुरस्कार केवल दक्षिण पूर्व एशिया के नागरिकों को दिया जाता है। तो केवल नहीं है, तो ये लिमिटेड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है, इट वाज इस्टेब्लिश टू ऑनर द देन प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस रोमन मैग्सेसे। इसे फिलीपींस के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में स्थापित किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल सही है। द रिसिप्टेंट ऑफ द अवार्ड रिसीव ए मेडल, ए सर्टिफिकेट एंड नॉट कैश प्राइज। तो पुरस्कार में कैश नहीं मिलता है, तो ये गलत है, कैश भी मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको केवल 2 हो जाएगा। तो केवल 2 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आपको 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि लीगेसी है। रोमन मैग्सेसे जो कि राष्ट्रपति थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे और 1957 में इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई। ये आपको साउथ ईस्ट एशियन सिटीजन तक लिमिट नहीं होता है। इट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल ओवर एशिया हु हैव शो एक्सेप्शनल डेडिकेशन टू सर्विंग द पीपल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। इंक्लूड ए सर्टिफिकेट, मेडल और कैश प्राइज दिया जाता है। तो ये 2 नंबर जो है वो आपको गलत हो जाएगा। तो एशिया का नोबेल जो है वो रोमन मैग्सेसे को बोला जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का उनके विवरण से मिलान करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है IUCN लिस्ट कंसर्न, IUCN दूसरा कहता है IUCN अपेंडिक्स और तीसरा कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिस्क। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1 का 3 है। 1 का जो है वो आपको 3 है। तो IUCN लिस्ट कंसर्न जो है वो आपको स्पेसिफिक करंटली ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिस्क। दूसरा आपको हो जाएगा बी का 1, ये आपको प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमित है, तो 2 हो जाएगा। तीसरा का आपको हो जाएगा सी का 2, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और इन डेंजर की बात की जाए तो वो आपको स्पीसीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। तो ये आपको उच्च जोखिम वाली प्रजातियों में पाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा डी। अब बात करते हैं IUCN के लिस्ट कंसर्न जो होता है उसका मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो आपको सिग्निफिकेंट रिस्क में शामिल है। वाइल साइट्स अपेंडिक्स 1 जो है वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध लगाता है उस प्रजाति की जो कि इंडेंजर स्पीसीज में है। शेड्यूल 1 जो है आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसमें आपको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो भी स्पीसीज इसमें शामिल हैं, जिसको इंडेंजर रिफर्स टू स्पीसीज इन हाई रिस्क एक्सटेंशन। तो इंडेंजर श्रेणी में जो हैं उनको हाई रिस्क में शामिल किया गया है और ये आपको शेड्यूल 1 में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन रोग में माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टैटिक स्ट्रक्चर दैट मेंटेन ए फिक्स साइज एंड लोकेशन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया स्थिर संरचनाएं हैं जो कोशिका में एक निश्चित आकार और स्थान बनाए रखती हैं। दूसरा नंबर कहता है, इम्बैलेंसेज इन माइटोकॉन्ड्रिया डायनामिक्स आर लिंक्ड टू न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज इंक्लूडिंग पार्किंसन डिजीज। माइटोकॉन्ड्रिया गतिशीलता में असंतुलन पार्किंसन रोग सहित न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से जुड़ा हुआ है।
तीसरा नंबर कहता है माइटोकॉन्ड्रियल डिफंक्शन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ सेल डेथ ऑब्जर्व इन पार्किंसन डेथ। माइटोकॉन्ड्रियल डिफंक्शन को पार्किंसन रोग में देखी गई कोशिका मृत्यु के अंतर्गत कारणों में से एक माना जाता है। उपयोगकर्ताओं में से कितने सही हैं? वाली 2 यानी कि बी आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको सेल डायनेमिक स्ट्रक्चर का होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन साइज, नंबर एंड लोकेशन विद इन द सेल। और ये आपका जो साइज है, अपना नंबर है और लोकेशन जो है वो हमेशा चेंज करते रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है, जो कि सेलुलर एनर्जी डिमांड्स और उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको करना पड़ता है। जो इम्बैलेंस इन डायनामिक प्रोसेस, जब भी इस डायनामिक प्रोसेस में असंतुलन आ जाता है तो वो एक्सेसिव माइटोकॉन्ड्रियल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाता है और इसको बोला जाता है न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है, सच एज पार्किंसन लॉ, और इसी को पार्किंसन लॉ की श्रेणी में लाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिफंक्शन यानी कि वो अलग तरीका से उल्टा सीधा काम करने लगेगा, इंक्लूडिंग इम्पेयर एनर्जी प्रोटेक्शन, तो वो आपको की फैक्टर हो जाएगा डेथ ऑफ न्यूरॉन्स इन पार्किंसन, कंट्रीब्यूटिंग टू ए प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द डिजीज। तो ये आपको जो वो माइटोकॉन्ड्रियल जब डी फंक्शन करने लगेगा तो जो पार्किंसन है वो उसका लक्षण आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में भूजल प्रबंधन के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स टू क्लीन वाटर एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्वच्छ जल के मौलिक अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है द मॉडल ग्राउंड वाटर बिल्स एम्पावर स्टेट बोर्ड्स टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग लॉ एट द स्टेट लेवल। मॉडल भूजल विधेयक राज्य बोर्डों को राज्य स्तर पर कानून बनाकर जल संसाधनों को प्रबंधन करने का अधिकार देता है। मॉडल भूजल विधेयक राज्य बोर्डों को राज्य स्तर पर कानून बनाकर जल संसाधन का पालन करने का अधिकार देता है। तीसरा ऑप्शन कहता है द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मैंडेट दैट द गवर्नमेंट नॉट द पोल्यूटर बियर्स द कॉस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन क्लीनअप। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का उपयोग यह अनिवार्य करने के लिए किया जाता है कि भूजल संदूषक सफाई की लागत प्रबंधन नहीं बल्कि सरकार वहन करे। उपयोगकर्ताओं में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले तो 1 है जो कि सही है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 19 जो है संविधान का, उसमें आपको राइट टू क्लियर वाटर एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, तो ये आपको स्वच्छ जल जो है वो राइट टू लाइफ में ही शामिल है। मेकिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर इज ए फंडामेंटल राइट, तो याद रखिएगा कि स्वच्छ जल भी फंडामेंटल राइट है। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। द मॉडल ग्राउंड वाटर बिल्स हैव बीन revised multiple times to empower state boards to manage water resources effectively by creating state specific law। स्टेटमेंट 3 जो है वो आपको गलत है, because polluter pay principle mandate that the polluter not the government bear the cost of cleaning up groundwater contamination। This principle ensures accountability and encourages the prevention of the environmental damage by placing the financial burden on the those responsible for pollution। तो ये आपका 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो सही है, 3 नंबर जो है आपको गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्स द एशियाटिक चीतल फ्रॉम द अफ्रीकन चीता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एशियाई चीते को अफ्रीकी चीते से अलग करती है?
ऑप्शन नंबर 1 कहता है लार्जर बॉडी साइज, शरीर का बड़ा आकार। दूसरा कहता है डार्कर कोट, गहरा कोट। तीसरा कहता है प्रेजेंस ऑफ रेड आई, लाल आंखों की उपस्थिति। चौथा कहता है स्ट्रॉन्ग और बाइट फोर्स, अधिक काटने की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल आंखों की उपस्थिति। अब बात करते हैं एशियाटिक चीता जो है वो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है अभी वर्तमान में, विथ ओनली अबाउट 40-50 इंडिविजुअल सर्वाइविंग इन ईरान। ये आपको रेड आई के रूप में इसमें रेड आई पाया जाता है। दिस फीचर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अफ्रीकन चीता विच इज जनरली लार्जर इन साइज एंड हैज ए डार्कर कोट। The reintroduction project in India focus on African cheetah as a Asiatic cheetah is nearly extinct। तो भारत जो एशिया के चीता हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग अफ्रीका से चीता लेके आए हैं ताकि उनको यहाँ पे बसाया जाए और पॉपुलेशन को जो है वो आपको फिर से बढ़ाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला नंबर है कि नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को किस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को किस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मोनिका बत्रा। एशियाई खेल 2023 में किस शूटिंग स्पर्धा में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? दिल का इस्तेमाल करो, दिल को जानो, दिल का इस्तेमाल करो और दिल को जानो। तो इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? दिल का इस्तेमाल करो और दिल को जानो। 8वां नंबर कहता है इंडो लैटिन अमेरिकन सांस्कृतिक महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।